हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज आपको जो विषय पढ़ाने जा रही हूँ वो मैंने कक्षा 9वीं में से लिया है और ये एक कविता है जो कि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। कविता का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। इस कविता में कवि ने गांव के मनमोहक दृश्य का वर्णन किया है। गांव के हर उस दृश्य के बारे में बताया है जो कि मन को छूने वाला होता है, जो मन को बहुत अच्छा लगता है। कविता शुरू करने से पहले थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी साहित्य के बहुत बड़े कवि हुए हैं। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश ज़िले में कमासीन गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद से कॉलेज शिक्षा प्राप्त की और आगरा विश्वविद्यालय से LLB पास की। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी। युवा काल में ही इन्होंने रचनाएं लिखनी शुरू कर दी थी और इनकी जो रचनाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, बहुत ज़्यादा वो ख्याति प्राप्त की उन्होंने। और इनकी काव्यगत विशेषता ये है कि ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं और इन्होंने अपनी कविताओं में वास्तविकताओं की कटुता का यथार्थ चित्रण किया है, यानी कि जो सच्चाई है उसे इन्होंने अपनी कविताओं में प्रमुख स्थान दिया है, चाहे वो कटु सत्य ही क्यों ना हो। और इन्होंने इसके साथ साथ प्रकृति का भी चित्रण किया है, जो कि इनकी इस कविता चंद्र गहना से लौटती बेर में से भी हमें पता चलता है। इस कविता में भी केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति से संबंधित जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी मन को मोहने वाली वस्तुएं हैं, और एक गांव का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। गांव का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि देख आया हूँ चंद्र गहना। यहाँ पर जो चंद्र गहना दिया गया है वो एक गांव का नाम है। कवि कहते हैं कि मैं चंद्र गहना नामक गांव को देख आया हूँ। देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहता है कि मैं गांव को देख आया हूँ, अब उस गांव के प्राकृतिक दृश्य को मैं खेत की मेड़ पर अकेला बैठकर देखना चाहता हूँ और मैं देख रहा हूँ। मेड़ क्या होता है? जो खेतों के किनारों पर बैठने की जगह बनी होती है खेतों में, तो उसे कहता है कि मैं खेत में बैठकर, खेत की मेड़ पर बैठकर वहाँ के जो दृश्य हैं उन्हें देख रहा हूँ। एक बीते के बराबर क्या क्या कवि देख रहा है, कौन कौन सा दृश्य है जो कवि देख रहा है? कवि कहता है कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। एक चने का कवि ने वर्णन किया है कि एक चना है, चने का पौधा उगा हुआ है और जो चना है वो बीते के बराबर है, यानी कि बहुत ही छोटा है और हरे रंग का है और ठिगना है। ठिगना क्या होता है? बहुत छोटे कद वाला। तो कहता है कि वो बहुत ठिगना है और उसका रंग जो है वो कैसा है? हरा। बांधे मुरेठा शीश पर छोटी गुलाबी फूलों का सजकर खड़ा है। क्या कहते हैं कवि? कवि ने उसकी सुंदरता का वर्णन किया है कि जो छोटा सा बीते के बराबर छोटे कद वाला, ठिगने कद वाला जो चना है वो किस प्रकार खड़ा है? कहते हैं कि उसने बांधे मुरेठा शीश पर उसने एक पगड़ी को
मुरेठा क्या होता है? पगड़ी। तो वो कहते हैं कि उसने एक पगड़ी को अपने शीश पर धारण किया हुआ है, छोटे गुलाबी फूल का। और वो पगड़ी कैसी है कि जो पगड़ी है वो उसके ऊपर छोटे गुलाबी रंग के फूल लगे हुए हैं और उस मुरेठे को अपने सिर पर बांधकर, यानी कि उस पगड़ी को अपने सिर पर बांधकर वो सजकर खड़ा है। तो कवि ने एक छोटे से ठिकने से चने के सौंदर्य का वर्णन कितना मनमोहक किया है। और इसी प्रकार आगे जो दृश्य हैं उनका भी कवि ने बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है। आगे क्या कहते हैं? पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। अलसी क्या होती है? ये एक पौधा होता है, अलसी का एक पौधा होता है। और हठीली शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है? हठ करने वाली, यानी कि जो जिद्दी होता है उसे बोला जाता है हठीली। तो कवि कहता है कि जहाँ पर ठिगना चने का पौधा लगा हुआ है, यानी कि वहाँ ठिगना चना खड़ा हुआ है, उसके बिल्कुल समीप ही, बिल्कुल पास ही अलसी का पौधा भी उगा हुआ है। अब अलसी के सौंदर्य का कवि ने वर्णन किया है कि अलसी किस प्रकार की दिखती है। अलसी का यह वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जो अलसी है वो बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही हठीली है। और वो कौन सा हठ करती है ये भी आगे कवि ने बताया है। देह की पतली कैसी दिखती है? वो उसका शरीर जो है वो पतला है, देह उसकी जो है वो पतली है। कमर की है लचीली, उसकी जो कमर है बहुत ही ज़्यादा लचीली है, लचक खाने वाली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, उसके ऊपर जो फूल लगे हुए हैं वो नीले रंग के हैं। और वही कवि कह रहा है कि उसने अपने सिर पर नीले रंग के फूल चढ़ाए हुए हैं। और कह रही है जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको। तो वो बहुत ही हट करते हुए, बहुत ही जिद करते हुए कहती है कि जो भी मुझे छू लेगा मैं उसे अपना दिल जो है वो दान में दे दूंगी। क्या कहती है कवि? जो अलसी है, जो बहुत जिद्दी है, वो जिद करते हुए कहती है कि जो भी मुझे बड़े ही प्यार से छुएगा उसे मैं अपना दिल दान में दे दूंगी। आगे कवि कहता है कि और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सियानी। कहते हैं कि यहाँ पर कवि ने सरसों के सौंदर्य का वर्णन किया है कि सरसों के का जो फूल होता है उसका सौंदर्य कितना अनोखा होता है और मन को भाने वाला होता है। तो यही वर्णन जो है वो कवि ने यहाँ पर किया है। कहते हैं और सरसों की ना पूछो, कि सरसों की तुम बात ही मत पूछो, हो गई सबसे सियानी, वो सबसे सियानी हो गई है। सियानी का अर्थ यहाँ पर दिया गया है जवान। यहाँ पर कविता में सियानी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो जवान लड़की के लिए किया गया है। तो कवि कहते हैं कि सरसों सियानी हो गई है, हाथ पीले कर लिए हैं। हाथ पीले किसके किए जाते हैं? क्या इसका अर्थ होता है? जिस लड़की की शादी होती है तो उसके कहा जाता है कि उसके हाथ पीले हो गए। तो कवि कहता है कि उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, यानी कि वो ब्याह के लायक हो गई है। और ब्याह मंडप में पधारी, वो सज धज कर, ऐसा लगता है कि मानो सज धज कर वो ब्याह मंडप में पधारी हो, ब्याह मंडप में आई हो। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। कहता है कि जो सरसों है वो सजकर ब्याह के मंडप में आई है। किस लिए आई है? कि वो शादी करने, उसके हाथ पीले करने हैं, इसलिए वो सजकर वहाँ पर आई है। तो वो कवि कहता है कि फाग गाता मास फागुन, फागुन का जो महीना है उसमें जो गीत गाए जाते हैं, फाग होली में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, तो कहता है कि फाग के महीने में
फागुन का जो महीना है उसमें फाग के जो गीत गाए जा रहे हैं उसको सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे आ गया है आज, ऐसे कि जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग के गीत गाता हुआ चला आ रहा है। यानी कि उस खुशी के मौके पर जब कि सरसों का स्वयंवर हो रहा है, सरसों जो है वो हाथ पीले करके खड़ी है, उस समय में ऐसा महसूस होता है, वो खुशी का समय है, खुशी का अवसर है, और उस समय में ऐसा महसूस होता है मानो कि फाग का जो महीना है वो होली के गीतों को गाता हुआ स्वयं चला आ रहा है। तो इस प्रकार कवि ने इसमें सरसों के सौंदर्य का भी वर्णन किया है। आगे कवि क्या कहते हैं, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर क्या होता है, आप सबने सुना होगा कि जो पुराना समय था उसमें स्वयंवर किया जाता था, यानी कि उसमें जो लड़की होती थी उसे अपनी मर्जी से वर को चुनने का हक होता था, और कितने ही लोगों के बीच में से वो अपने लिए अपना वर स्वयं चुनती थी। तो यहाँ पे कवि ने उसी दृश्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। किसका स्वयंवर हो रहा है? प्रकृति का। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि प्रकृति आज इतनी सुंदर लग रही है, इतनी खुश लग रही है, मानो उसका स्वयंवर हो रहा है, वो स्वयंवर के लिए तैयार हो चुकी है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कहते हैं कि जो प्रकृति है उसका अनुराग अंचल, यानी कि उसका प्रेम रूपी आंचल जो है वो हिल रहा है। अनुराग का अर्थ क्या है? प्रेम। तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल जो है वो हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अब यहाँ पर कवि ने शहर और गांव के बीच में जो अंतर है उस अंतर का वर्णन किया है कि गांव का सौंदर्य जो है वो शहर के सौंदर्य से कहीं अच्छा लगता है, और गांव की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसीलिए उसका सौंदर्य जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कवि कहते हैं कि इस विजन में, विजन क्या है? सुनसान स्थान। कहते हैं कि जो सुनसान स्थान है, कहता है कि वहाँ पर मुझे देखने से ऐसा लगता है कि दूर व्यापारिक नगर से, व्यापारिक नगर जहाँ पर व्यापार किया जाता है, तो व्यापारिक नगर कौन सा होता है? शहर। शहर में ही व्यापार किया जाता है। तो वो कहते हैं कि व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। प्रेम की प्रिय भूमि किसे कहा गया है? गांव को। तो वो कहते हैं कि गांव की जो भूमि है वो बहुत अधिक उपजाऊ है, और उसका सौंदर्य, गांव का सौंदर्य जो है वो शहर के सौंदर्य से कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है। आगे क्या कहते हैं? और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां। पोखर क्या होता है? तालाब। अब कवि ने उस स्थान का वर्णन किया है जहाँ पर वो बैठा हुआ है। तो वो कवि क्या कहता है कि जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पर पैरों के तले है एक पोखर, कि मेरे पैरों के नीचे एक छोटा सा तालाब है, उठ रही हैं इसमें लहरियाँ, और जब हवा इसे छूती है तो इसमें से लहरियाँ उठनी शुरू हो जाती हैं। नीले तल में जो उगी है घास बुरी। अब उसी पोखर के नीले तल में, तल क्या होता है? सबसे नीचे वाला हिस्सा। तो कहते हैं कि नीले तल में उगी है जो घास बुरी, यानी कि उसी तालाब के तल में भूरे रंग की घास उगी हुई है।
ले रही है वह भी लहरियाँ। जैसे ही पानी हिलता है, पानी के हिलने के साथ वो घास भी लहरियाँ लेना शुरू कर देती है, यानी कि हिलना शुरू कर देती है एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आँख को है चमकाता। कहते कि पोखर का जो पानी है, तालाब का जो पानी है, उस पर सूरज यानी कि सूरज का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, सूरज की जो छाया उसमें जब पड़ रही है, तो वो ऐसा लगता है कि वो आकार में लंबा हो गया है और आँखों को वो जब उसका प्रतिबिंब जो है वो जब पानी में पड़ता है तो आँखों को चमकाता है, वो बहुत ही चमकीला सा लगता है। तो वो कहते हैं कि वो आँखों को चमकाने वाला है कई पत्थर किनारे पड़े, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। कहते उसी पोखर के किनारे ही कई पत्थर भी पड़े हुए हैं और वो पत्थर चुपचाप पानी पी रहे हैं। चुपचाप पानी पी रहे हैं मतलब कि जब पोखर की पानी जो है, तालाब का जो पानी है, जब वो उसको छूता है, जब उसमें लहरियाँ उठती हैं, तो वो पोखर का पानी जब पत्थरों को छूता है तो वो पत्थर जो है, पत्थरों के ऊपर पानी पड़ता है। तो उसी को कवि ने वर्णन किया है कि वो भी चुपचाप बैठे वहाँ पर पानी पी रहे हैं और प्यास जाने कब बुझेगी। इतना पानी आने के बावजूद भी न जाने उनकी प्यास जो है वो कब बुझेगी। और इसमें ऐसा कहकर कवि ये दर्शाना चाहते हैं कि ऐसा लगता है मानो जो पत्थर हैं वो प्यासे हैं और उनकी प्यास जो है वो पानी से बुझ नहीं रही है। इसीलिए कवि ये दर्शाना चाहते हैं कि ना जाने उसकी प्यास जो है वो कब बुझेगी। तो इस प्रकार इसमें कवि ने सरसों के सौंदर्य का वर्णन किया, अलसी के सौंदर्य का वर्णन किया, छोटे से चने का वर्णन किया जो कि मुरेठा बांधे खड़ा है, और कवि ने शहर और गांव के बीच का जो अंतर है उसका भी वर्णन किया। आज अपने इस वीडियो में इस पाठ का मैं आधा ही हिस्सा आपको पढ़ा रही हूँ, आधे हिस्से की व्याख्या ही करवा रही हूँ। जो मुश्किल शब्द हैं, कठिन शब्द जो हैं, उनके अर्थ मैंने सामने दिए हुए हैं ताकि आपको व्याख्या को समझने में किसी भी प्रकार की मुश्किल ना हो। अगली वीडियो में इसका जो शेष भाग है वो लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।